हेलो, नमस्ते आप सभी को। छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास की रोमांचक यात्रा में आपका स्वागत है। तो सबसे फर्स्ट क्लास में लेक्चर 1 में हमने डील किया था कौन सा, प्राचीन इतिहास, है ना। प्राचीन इतिहास में हमने देखा था ओवरव्यू, छत्तीसगढ़ का मैप कैसा है, छत्तीसगढ़ कैसा है, और उसमें छत्तीसगढ़ का नामकरण कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, छत्तीसगढ़ को पहले क्या कहते थे, ये सब हमने लेक्चर 1 में डील कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर 2 में, छत्तीसगढ़ का प्रागैतिहासिक इतिहास, जिसे हम कहते हैं प्री हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़। क्या कहेंगे? प्री हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़। देखिए, प्रागैतिहासिक काल जो वर्ड है, इसका मतलब होता है इसमें कोई भी लिखित जानकारी हमको नहीं मिलती है, कोई भी रिटर्न एविडेंस हमको नहीं मिलेगा। हम फिर कैसे कहेंगे कि वो प्रागैतिहासिक काल का है, जबकि उसमें कोई रिटर्न एविडेंसेस ही नहीं है ना। तो रिटर्न एविडेंस नहीं है, लेकिन वहाँ क्या मिले हैं हमको, शैलचित्र मिले हैं, छोटे छोटे पत्थर मिले हैं, तो उसी के बेसिस पे क्या कहते हैं हम इसको, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अब देखिए, जब छत्तीसगढ़ के लिखित इतिहास नहीं था, तब भी यहाँ सभ्यताएं फल फूल रही थी। अपनी पहचान शैलचित्रों, पत्थर के औजारों और गुफाओं में छुपी कहानियों के जरिए छोड़ गई। तो इसी से हमको प्रागैतिहासिक काल की जानकारी मिलती है। तो चलिए, छत्तीसगढ़ के प्रागैतिहासिक काल की ओर आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी, आप सभी ने फर्स्ट लेक्चर को बहुत पसंद किया, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और जिन्होंने लाइक किया और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, मैं आगे भी आपका ऐसे ही हेल्प करूँगी। जितना हो सके मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी, है ना। और जिन्होंने वीडियोस देखा लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली वो सब्सक्राइब कर ले। ऐसा नहीं है फर्स्ट सेकंड वीडियो अगर आपको अच्छा नहीं लगा होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे इंटरेस्टिंग नहीं होगा वीडियो, है ना। आगे चल के वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब देखिए, छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री या इंडिया का भी हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो हमको उतना क्या है, इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, हमको बोरिंग लगता है जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो। लेकिन हम इसको इंटरेस्टिंग तरीके से देखें कि अरे ये यहाँ ऐसा मिला है, तो क्या उस ज़माने के लोग कैसे हो सकते हैं, क्या खाते होंगे, कैसे रहते होंगे, ऐसा हम सोचें तो हमको वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। तो चलिए, ज़्यादा बात ना करते हुए आज हम पढ़ते हैं स्टोन एज। स्टोन एज यानी कि प्रागैतिहासिक काल। अब हम इसको स्टोन एज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस ज़माने में जो लोग थे वो क्या, पत्थरों का यूज़ करते थे, इसलिए हम इसको स्टोन एज कहते हैं। तो जो छत्तीसगढ़ का प्रागैतिहासिक काल है कि ये लोग इतने छोटे से पत्थर यूज़ कर रहे हैं कि इतने बड़े पत्थर यूज़ कर रहे हैं कि इससे और बड़े साइज़ के पत्थर यूज़ कर रहे हैं। तो इस स्टोन के साइजेस के ऊपर में स्टोन एज को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, आयरन एज, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और लौह युगीन है। तो पूर्व पाषाण काल में क्या होता था कि जो पत्थर यूज़ होते थे, जो स्टोन्स यूज़ होते थे, वो हैंड साइज रहते थे, इससे हम कहते हैं हैंड साइज्ड, हाथों से। और वो कौन से ह्यूमंस थे? हम कैसे ह्यूमंस हैं? हम होमोसेपियंस हैं, सभी को पता होगा, थोड़ा बहुत तो साइंस आपने पढ़ा होगा, हम होमोसेपियंस हैं। लेकिन ये जो हैंड साइज पत्थर को यूज़ करने वाले थे वो कौन थे? होमो हैबिलिस प्रकार के थे, ठीक है, होमो हैबिलिस प्रकार के थे। तो इसको याद रखना, हाथ में आने वाले जो पत्थरों का यूज़ हुआ था वो किस में यूज़ हुआ था? पूर्व पाषाण काल में यूज़ हुआ था। और बड़े बड़े पत्थरों का भी यूज़ हुआ था जिससे कि टूल्स बने थे। जैसे कि लोअर में उन्होंने हैंड एक्स बना, हैंड एक्स मतलब कुल्हाड़ी। मिडिल में टूल्स मेड ऑन फ्लेक्स। अब ये फ्लेक्स क्या है? ये वही नुकीले पत्थर है। जैसे कि मान लो ये कुछ सब्सटेंस है, इसको मुझे तोड़ना है, तो ऐसे नुकीले पत्थर को यूज़ करते हैं मारने के लिए, तोड़ने के लिए। ये क्या है? फ्लेक्स कहलाते हैं, धारीदार, ऐसा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं मीजोलिथिक। मीजोलिथिक में क्या हुआ था कि ड्रास्टिक चेंज हो गया था, क्लाइमेट का, पर्यावरण में चेंजेस हो गए थे। तो इस टाइम के जो टूल्स होते थे, स्टोन टूल्स होते थे, वो कैसे होते थे? बहुत ही छोटे छोटे होते थे, बहुत ही छोटे। इसको कहते हैं माइक्रोलिथ्स, इंग्लिश में कहेंगे तो माइक्रोलिथ कहेंगे। और छोटे छोटे पत्थर बहुत ही छोटे, ये है मेसोलिथिक एज में। क्यों? क्लाइमेटिक चेंज के कारण क्या हुआ था, जैसे ही मौसम चेंज हुआ, जो बड़े पत्थर थे वो बारिश के पानी के कारण, हवा के कारण ये छोटे आकार में बन गए, इसलिए मेसोलिथिक एज के जो पत्थर थे, स्टोन्स थे, वो छोटे छोटे थे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं नियोलिथिक एज, नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में हम जैसे ही देखते हैं तो इसमें क्या होते हैं कि जो स्टोन का यूज़ है वो बहुत ही, अब यहाँ जब पत्थर यूज़ हुआ था वो थोड़ा सा रफ था, अब यहाँ पर पॉलिश्ड स्टोन टूल, चिकने चिकने पत्थर, जैसे हम चाकू को, है ना, चाकू से हम कुछ भी कट करते हैं तो इसकी धार जो है वो कम हो जाती है, तो हम कट करते हैं तो कट नहीं होता है ना।
तो हम क्या करते हैं, इसका जो धार वाला एरिया रहता है उसको हम क्या करते हैं, शार्प करते हैं, नुकीला करते हैं। तो वैसे ही पॉलिश्ड स्टोन टूल्स आने लग गए, किसमें, नियोलिथिक एज में। तो आगे हम देखते हैं कि जो ये स्टोन्स, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सब स्टोन्स हमको हमारे छत्तीसगढ़ में, प्यारे छत्तीसगढ़ में हमको मिला हुआ है, इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं। अब ये मत सोचना कि हम छत्तीसगढ़ पर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मैम ये क्या पढ़ा दी करके, है ना। तो ये हमको जानना जरूरी है कि आगे हम पढ़ेंगे कि कौन सी जगह में नियोलिथिक है, नवपाषाण काल के औजार मिले हैं, कौन सी जगह में मध्य पाषाण काल के औजार मिले हैं। तो आप समझ पाओगे कि वो कौन से साइज़ के थे और कैसे टाइप के थे, है ना। अभी आपको इसका इमेजेस भी दिखाऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक। फिर आयरन एज। अब मैंने अभी आपको बताया था कि छोटे छोटे पत्थरों का यूज़ हुआ, और ये यूज़ तब तक हुआ था जब तक मेटल्स का यूज़ होना स्टार्ट नहीं हुआ था, है ना। तो ये मेटल्स, तो नियोलिथिक एज के बाद में फिर आया था महापाषाण काल, है ना, महापाषाण काल। तो महापाषाण काल में बड़े बड़े पत्थर आ गए, शिलालेख जैसे, है ना, शैल चित्र बनने लग गए। ऐसे ही ये आयरन एज है, लोहे का यूज़ होने लग गया, बड़े बड़े पत्थर, मेनहीर्स यूज़ होने लग गए, ठीक। चलिए अब आपको आगे इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। देखिए, पंडित लोचन प्रसाद पांडे छत्तीसगढ़ के, इन्होंने क्या कहा, छत्तीसगढ़ जो है वो मानव जाति की सभ्यता का जन्म स्थान है। मतलब जो मानव जाति है, अब सभ्यता, मानव जाति की सभ्यता क्यों बोल रहे हैं। अब देखिए, जो सीरीज़ हम यहाँ पर लिख के रखे हैं, ये सीरीज़ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ऐसा बोलते हैं कि सबसे पहले अर्थ में इवोल्यूशन हुआ, है ना। तो जैसे ही इवोल्यूशन हुआ तो सबसे पहले छोटे छोटे बैक्टीरियाज वगैरह आए, पानी में इंसानों को बोलती हूँ, जीव का जन्म हुआ, ठीक। फिर उसके बाद एक सभ्यता बनी, फिर आदि मानव आए। आदि मानव ने क्या किया, इन्होंने जो अपने पर्यावरण में देखा, जो अपने आंखों के सामने जो भी चीज़ देखी, उन्होंने क्या बनाया, उसमें चित्रकला बनाए, है ना। चट्टान, बड़े बड़े पत्थरों में क्या बनाए, चित्र बनाए। जो भी वो देखते थे, हिरण देख लिए, भैंस देख लिए, भालू देख लिए, जो भी चीज़ देखे, ये क्या किए, पेंटिंग बनाए। हम भी क्या करते हैं, पेंटिंग बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, चीज़ों को देख के ही तो बनाते हैं। अब हम जिसको नहीं जानते उसको क्या बोल देते हैं, एलियन बोल देते हैं। हमको पता नहीं है कि एलियन कैसे दिखते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको इमेजिन करके बनाते हैं। लेकिन ये जो चित्रकला हुई है इनकी, ये अपने आंखों के सामने जो चीज़ देखे होंगे उन्हीं को ही इन्होंने उकेरा होगा, ठीक। तो पंडित लोचन प्रसाद पांडे क्या बोलते हैं, इसी मानव जाति की सभ्यता का जन्म स्थान छत्तीसगढ़ है। अब ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनके गांव के समीप, कौन सा गांव, बालपुर, ये बालपुर के पास में रोमन मुद्राएं, जब खुदाई हुआ तो रोमन मुद्रा और बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त हुई। कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई, छोटे छोटे स्टोन्स, पत्थर, अलग अलग साइज के पत्थर प्राप्त हुए, है ना, जो कि किसी को मारने में, नुकीली चीज़ ऐसे तोड़ने में यूज़ हो सकता था। तो ऐसी चीज़ों को देख के इन्होंने, ऐसी वस्तुओं को देख के इन्होंने क्या बोला कि हो सकता है मानव जाति की सभ्यता का जन्म स्थान यही हो, क्योंकि ये बहुत ही मात्रा में मिले थे, ठीक। तो सबसे पहले हम डील करते हैं पूर्व पाषाण काल को डिटेल से। देखिए, पूर्व पाषाण काल को इंग्लिश में कहते हैं प्री पैलियोलिथिक एज। अब ये पूर्व पाषाण काल छत्तीसगढ़ के, किसमें, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा शैल चित्र आपको रायगढ़ जिले में देखने को मिलेगा। कौन कौन से जगह में देखने को मिलेगा ये, चलिए बताइए कमेंट करके, कौन कौन से जगह में देखने को मिलेगा। तो ये मिलता है हमको सिंघनपुर में, जो वर्ल्ड फेमस सिंघनपुर, फिर कबरा पहाड़, कबरा पहाड़ इसमें नहीं है, ये है आपका कर्मागढ़, कर्मागढ़ हो गया। फिर कबरा पहाड़ भी है, लेकिन ये पूर्व पाषाण काल में नहीं है, आगे हम उसको पढ़ेंगे, ठीक। फिर खैरपुर है, खैरपुर, कर्मागढ़, खैरपुर, कबरा पहाड़, सिंघनपुर, ये सब आपको सभी किसमें मिलेगा, रायगढ़ जिला में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये शैल चित्र के रूप में अपने स्मृति चिन्ह छोड़ गए हैं, है ना। क्यों स्मृति चिन्ह क्यों बोला गया है, उन्होंने जो देखा उन्होंने वो बनाया, और उसी के ज़रिए हम जानते हैं कि उस ज़माने में कौन कौन से एनिमल्स, कौन कौन से पशु होंगे। अब भाई देखिए, सिंघनपुर में ऐसा है, इतने सारे शैल चित्र मिले हैं, है ना, गुफा मिला है। तो ये किसको मिला है ना। तो सबसे पहले ये चित्रों की खोज, ये गुफा की खोज किसने किया था, अमरनाथ दत्त ने 1910 में खोज के निकाला था। ये अमरनाथ दत्त कौन थे, ये इंजीनियर थे। कौन थे, इंजीनियर थे। कहाँ पर थे, रेलवे में, रेलवे इंजीनियर थे, है ना। तो ये उसी एरिया में रेलवे इंजीनियर में काम करते रहे होंगे। तो उन्होंने देखा कि अरे ये कौन सी जगह है, इतना बड़ा गुफा जैसा लग रहा है। तो सबसे पहले इन्होंने ही ये सिंघनपुर की गुफा को सबसे पहले देखा था। किसने, अमरनाथ दत्त ने। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमरनाथ दत्त ने
कौन सी गुफा की खोज की थी? तो सिंघनपुर गुफा की खोज की थी। ठीक है, ये जो सिंघनपुर की गुफा है ये स्पेन, मैक्सिको और ऑस्ट्रेलिया में समानता रखता है। अगर आप वहाँ के शैल चित्रों को देखेंगे तो वहाँ के शैल चित्रों में ये आपको सेम दिखाई देगा, है ना। तो इससे हमको ये भी समझ में आता है कि हो सकता है कि स्पेन, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया में जो भी लोग होंगे या जो भी आदि मानव होंगे वो यहाँ से क्या होते होंगे, कंपैरेटिवली सेम होते होंगे, है ना। में एंडरसन ने 1910 में एंडरसन ने क्या देखा? मूसल, है ना। गुफा में इनको क्या मिला? मूसल। फिर श्री मनोरंजन घोष ने, इन्होंने 5 कुल्हाड़ी देखी थी। सिंघनपुर में क्या देखा? 5 कुल्हाड़ी देखा। ठीक, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट आपको क्या याद रखना है? एक अमरनाथ दत्त के बारे में याद रखना है। और ये सिंघनपुर में जो भी चित्र मिले हैं वो कैसे हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब ये सिंघनपुर की गुफा में आपको जो आकृति देखने को मिलेगी वो क्या देखने को मिलती है? डरावनी मुद्रा में एक मनुष्य देखने को दिखाई मिलेगा। मतलब अगर आप उसको देखोगे तो ऐसा लगता है कि वो डरा हुआ है। ठीक, फिर पशु, सरीसृप और टोटमवादी शैल चित्र मिलेंगे आपको किसमें? लाल रंग में। किसमें? लाल रंग में मिलेंगे। पशु, सरीसृप, टोटमवादी शैल चित्र लाल रंग में मिलेंगे। फिर गेरुआ रंग में कौन मिलेगा? मानव आकृति और सीढ़ी आकार, ये आपको गेरुआ रंग में मिलेगा। व्यक्तियों के समूह को लाठी हाथों में लिए एक बड़े पशुओं को पीछा करते हुए दिखाई देंगे आपको। ठीक, अभी हम उसके फोटोज देखेंगे। छोटे पशुओं को पीछे की ओर गर्दन मुड़े, देखिए ये आपको याद रखना है कि कोई पशु है ये पीछे की तरफ मुड़ के देख रहे हैं, कहीं ये मुझे खाने तो नहीं आ रहा है, ऐसा करके पीछे मुड़ के देख रहे हैं। ठीक है, और जनरली देखिए जैसे कि आपको सिंघनपुर में कोई भी चित्र मिलेगा ना, ये ऐसे ही आकार बना हुआ है, ऐसा मतलब एक हम बनाते हैं ना, जैसे ह्यूमन बनाने बोल देंगे तो आप कैसे बनाओगे? ऐसे ऐसे मुंह बनाओगे, आंख बनाओगे, ऐसे फिर पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बनाओगे। ये ऐसा नहीं मिलता है आपको देखने को। ये आपको कैसे देखने को मिलेगा? आड़ी टेढ़ी आकृति मिलेगी, आड़ी टेढ़ी लाइनों से बनी हुई आकृति। आदिवासी लोग का जो ट्रेडिशन रहता है ना, ये इस टाइप का आकृति आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो इसी को उन्होंने क्या बोल दिया कि ये ह्यूमन्स है करके, है ना। तो वैसे ही पशुओं को भी उन्होंने बना दिया कि भाई ये पीछे मुड़ के ऐसे देख रहा है, तो ऐसे आकृति आपको देखने को मिलेगी। ठीक, तो ये है सर्वाधिक शैल चित्र आपको मिलेगा रायगढ़ से मिलेगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सर्वाधिक शैल चित्र रायगढ़ से मिलेगा। सिंघनपुर की गुफा का खोज अमरनाथ दत्त ने किया था। इन्होंने ये क्या थे? रेलवे में इंजीनियर थे, इसीलिए ये अचानक से गए तो उनको गुफा दिखा तो सबसे पहले खोज इन्होंने चित्रों की खोज की कि भाई ये क्या पेंटिंग बना हुआ है करके। मूसल एंडरसन ने देखा, 5 कुल्हाड़ी श्री मनोरंजन घोष ने देखा। ठीक, अब आपको इसमें सिंघनपुर की गुफा में क्या क्या मिलता है वो इम्पोर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। हम देख रहे हैं ये जो मानव आकृति है वो कौन से रंग का था? ये गेरुआ रंग का था। ये देखो लिखे ना, ये गेरुआ रंग का था, गेरुआ कलर में था। गेरुआ जनरली देखना गांव में रहता है ना, हौला जो हम बोलते हैं उसको, ये ऐसे उस ज़माने में ऐसे सेंटर में गेरुआ लगाया जाता था, गेरुआ रंग का, है ना, ताकि वो मजबूती बना रहे उसमें करके कलर डिज़ाइन देने के लिए। तो वैसे ही कलर का इन्होंने क्या आकृति बनाया है। तो इससे हमको ये भी पता चलता है कि उस ज़माने के लोगों को क्या था? कलर का भी ज्ञान था, है ना। वो थोड़ा बहुत कलर के बारे में जानते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अब देखिए अन्य जो ये है पूर्व पाषाण काल एरिया है छत्तीसगढ़ में, ये क्या है? छापामारा, भंवरखोल, सोनबरसा, गीधा, ये सब कहाँ मिलेगा आपको? ये सब रायगढ़ में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? रायगढ़ में। ठीक है, कल हमने मैप में देखा था रायगढ़ कहाँ है, आप सभी को पता होगा। ठीक, चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको कुछ दिखाती हूँ। देखिए बहुत अच्छी चीज़ मुझे मिल गई थी। तो प्री हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ में तो सुबंता प्रधान ने रिसर्च किया है, तो उनका कुछ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो ये देखिए इन्होंने रिसर्च में बताया है कि कैसे कैसे ब्लेड्स यूज़ होते थे। ये जो हम बात कर रहे थे ना छोटे छोटे पत्थरों के बारे में, वो यही पत्थर हैं। ये देखिए ये छोटे छोटे पत्थर हैं, ये छोटे छोटे। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं ये ब्लेड्स हैं, ये नुकीले अलग अलग साइज़ के हमको देखने को मिलेंगे। ये है सिलेंड्रिकल शेप में, कोनिकल शेप में। ये सब आपको कहाँ से देखने को मिलेगा? ये सब मिला है कहाँ से? छत्तीसगढ़ से ही मिला है। ये देखिए जो मैं बता रही थी ना आपको, हैंड टूल्स, हैंड एक्स, ये ऐसे ही पत्थर होते थे। ये देखिए नुकीले, यहीं से सारे औजारों को ये देखिए यूज़ करते थे अर्ली मैन। ये सब आप देख सकते हैं। ये कहाँ से मिला है? हैंड एक्सेस फ्रॉम सेनभाटा से मिला है। कहाँ से? महासमुंद डिस्ट्रिक्ट से मिला है। ये उनका रिसर्च है।
ये देखिए, देखिए ये मैं आपको एजुकेशन पर्पस के दिखा रही हूँ कि हम कैसी सभ्यता के हैं। ये देखिए उन्होंने बहुत ही सुंदर रिसर्च किया है। आप सभी, अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप सभी गवर्नमेंट के साइट में जाके देख सकते हैं। ये देखिए ये सब टूल्स उन्होंने रिसर्च किए हैं। कोई 20 मीटर का है, कोई 3 सेंटीमीटर का है, कोई 2 सेंटीमीटर का है, तो इसके बेसिस में अलग अलग डिवाइडेड है। देखिए उनके ही रिसर्च में से है ये बहुत ही सुंदर पेंटिंग। देखिए जब हम देखते हैं तो रॉक पेंटिंग है कबरा पहाड़ डिस्ट्रिक्ट में। ये सब देखिए जो मैंने बताया आपको, ये देखिए ये सब आदि मानव जैसे, ये देखिए ये डिटेल में आप देख सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर चित्रकारी है। ये देखिए ऐसा लग रहा है कि कोई जानवर डल के भाग रहा है। ये भंवरखोल में है। बफेलो कहाँ है? भंवरखोल में है। भंवरखोल रायगढ़ में। ये कहाँ पर है? ओंगना रायगढ़ में। ये देखो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये लोग ऐसे जैसे कर्मा डांस करते हैं ना, ऐसे हाथ पीछे रख के, वैसे ये लोग डांस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है ना। फिर ये देखिए कर्मागढ़, कर्मागढ़ में ये स्क्वायर शेप में, अभी आगे बताऊंगी तो आपको ये सब देखना है। स्क्वायर शेप में ये डिज़ाइन मिलेंगे आपको। देखिए बहुत ही सुंदर है। ये देखिए व्हील, ये आपको व्हील मिला है ये, और लाल रंग की छिपकली है। रॉक पेंटिंग है, उन्होंने पत्थरों में ये सब उकेरे हैं, छिपकली है। देखिए बहुत ही सुंदर पिक्चर है, उन्होंने कवर किए हैं। देखिए पाम इम्प्रेशन है उड़कुड़ा में, कांकेर डिस्ट्रिक्ट के उड़कुड़ा में। ये सब हैंड प्रिंट है। हम बच्चे लोग क्या करते हैं, हाथ के निशान बनाते हैं ना इंक में डुबा के, वैसे ही इन्होंने हैंड प्रिंट्स दिए हुए हैं। ये देखिए ऐसा लग रहा है कि भंवरखोल रायगढ़ में ये किसी का शिकार करने के लिए निकला है। बहुत ही सुंदर है ना। तो अगर आप इसका डिटेल्स रीड करना चाहते हैं तो आप इनके साइट पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, देखिए अभी आप सभी ने देख लिया कि भंवरखोल में क्या था, वो बफेलो था। बफेलो जैसे भाग रहे थे, गीथा छापा मारा। यहाँ पर सभी में ये सब कहाँ पर है? रायगढ़ जिला में है। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल। अभी हमने देखा पिक्चर में मध्य पाषाण काल में कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं, ये हम सबको याद करना है ना। कबरा पहाड़ में, कबरा पहाड़ रायगढ़ में अब क्या मिला है? कबरा पहाड़ रायगढ़ में, ये भी इम्पोर्टेंट पहाड़ है। अमरनाथ दत्त ने ही इसकी सबसे पहले खोज की थी। ये कबरा पहाड़ कहाँ पर है? कबरा पहाड़ गजमार पहाड़ी में है, पहाड़ी के आसपास है। सर्वाधिक शैलचित्र यहाँ से मिले हैं। अब देखिए छिपकली देखा आपने, छिपकली, घड़ियाल, क्रोकोडाइल, सांभर, पंक्तिबद्ध मानव समूह, वही जो ऐसा लगता है कि डांस कर रहे हैं, हाथ में पीछे हाथ रख के, है ना। ये कौन से कलर में आपको देखने को मिले हैं? लाल रंग में देखने को मिले हैं। फिर उसके बाद में है कौन सा? कछुआ, हिरण, जंगली भैंसा, घोड़ा। वर्गाकार मानव शैल चित्र अभी हमने देखा, कौन सा? स्क्वायर शेप में था ना, ये ऐसे स्क्वायर शेप में ऐसे 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 लाइन लाइन था। लहरदार पंक्तियाँ ये मिली हैं। और बाघ से घबराया मानव, ये भी हमने देखा। बाघ से घबराया हुआ ये भाग रहा था, है ना। अन्य कहाँ से मिला है आपको? बस्तर से मिला है, जशपुर से मिला है, और जयमर्गा से मिला है। जयमर्गा कहाँ पर है? जशपुर में है। कहाँ पर है? जशपुर में। देखिए इन्होंने ये जो रिसर्च किया है ना, मैं कुछ इनके रिसर्च के बारे में बताना चाहती हूँ। इन्होंने जो रिसर्च किया है उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो प्री हिस्ट्रिक साइट है छत्तीसगढ़ में, वो कितने? 332 प्री हिस्ट्रिक साइट्स इन्होंने बताए हैं। और 332 में सबसे फर्स्ट हाईएस्ट सबसे पहला कहाँ मिला है? बस्तर में मिला है। बस्तर में मिला है। फिर उसके बाद में रायपुर में सबसे ज़्यादा साइट्स मिले हैं प्री हिस्ट्रिक प्रागैतिहासिक काल जो साइट है ना, जो जगह है, सबसे ज़्यादा मिला है। फिर थर्ड नंबर में आता है आपका सरगुजा, ये है सरगुजा। देखिए मैं शैल चित्रों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, किसके बारे में बात कर रही हूँ? प्रागैतिहासिक इतिहास, जिसमें पत्थर वगैरह सब मिला के हैं, स्टोन्स के बेसिस पे है। सबसे ज़्यादा जो स्टोन्स वाला जो एविडेंसेस मिला है वो पहले बस्तर में है, फिर रायपुर में है, फिर सरगुजा में है, फिर उसके बाद में फोर्थ आता है आपका रायगढ़ में है। कहाँ पर? रायगढ़ में है। ये रिसर्च में हमको पता चला है। ठीक, फिर उसके बाद में टोटल 10 प्री हिस्ट्रिक साइट कहाँ मिला है? अब हमको महासमुंद में मिला है। ठीक, ये हमको बेसिक जानकारी के लिए है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता नहीं आएगा नहीं आएगा, लेकिन हम बेसिक जानकारी लेते हैं कि अभी ये जो रिसर्च हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो प्री हिस्ट्रिक साइट है, प्रागैतिहासिक जो इतिहास का जो साइट है, वो कहाँ कितना मिला है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आपका उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल जब लोगों को पता चल गया था कि भाई आगे हम खेती किसानी भी कर सकते हैं, थोड़ा सा वेल मैनर्ड, वेल डेवलप हो गए थे, है ना। तो ये धनपुर में, गौरेला, पिंडरा, मरवाही के धनपुर में मिला है। महानदी घाटी रायगढ़ में मिला है। लेकिन सबसे ज़्यादा उत्तर पाषाण काल के हथियार सबसे ज़्यादा कहाँ से मिला है? बोनटीला से मिला है। ऐसा बोला जाता है कि बोनटीला से एक छेद किया हुआ पत्थर, काराघातक हथौड़ा, छेद किया हुआ पत्थर है ना, उसको ये विशेष हथियार है इस काल का। कौन से काल का? उत्तर पाषाण काल का। ठीक,
अब हम देखते हैं नवपाषाण काल। देखिए नवपाषाण काल में अब पहले आदिमानव पत्थर का यूज़ करते थे, फिर फायर का यूज़ करने लग गए, फिर और बड़े बड़े कुल्हाड़ी एक्स वगैरह सब यूज़ करने लग गए। अब धीरे धीरे उनको पता चल गया कि भाई हम कृषि भी कर सकते हैं, है ना, कृषि कर सकते हैं, जानवरों का यूज़ कर सकते हैं, पशुपालन में, ये सब आप पढ़े होंगे। तो कृषि, पशुपालन आदि ये सब उन्होंने सीख लिया था। तब क्या आया था, नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल का जो एविडेंसेस है हमको 3 जगह से मिलता है, रायगढ़, राजनांदगांव, बालोद। ठीक, 3 जगह याद रखना है। तो रायगढ़ में सबसे ज़्यादा हमको हर चीज़ का मिला है। तो रायगढ़ में कौन कौन सी जगह है ये, रायगढ़ में कौन कौन सी जगह है ये, टेरम, उंगना को बानी पहाड़ भी कहते हैं, कर्मागढ़ से जलचर मिला है, बसनाझर, भैंसगढ़ी, बेनीपाट, बोतलदा। अब देखिए इन सब में से ये है बोतलदा। ठीक, क्या नाम है इसका, बोतलदा। ये सबसे लंबी गुफा है। अब इसको कैसे याद रखोगे, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। तो बोला गया है छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा कौन सी है, बोतलदा की गुफा है। अब हम देखिए बॉटल देखते हैं, हम बॉटल अगर बनाएं तो ये बॉटल सबसे लंबा होता है, आड़ा टेढ़ा बन गया लेकिन ठीक है ना। तो बॉटल है, तो बॉटल से याद रखेंगे ये जो बोतल है सबसे लंबा रहता है पानी भरने के लिए, सबसे ज़्यादा गहरा रहता है, तो उससे हम याद रखेंगे बोतलदा सबसे लंबी गुफा है। ठीक है, फिर बसनाझर, अभी हमने देखा बसनाझर में क्या मिला है, भैंस देखा, हाथी और गेंडा इसका शिकार करते हुए। आदमी जो लोग हैं, आदि मानव लोग हैं, वो भैंस, हाथी और गेंडा का शिकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहाँ से मिलेगा ये, बसनाझर से। खैरपुर में, अब ये खैरपुर ये भी रायगढ़ में ही है। अभी हमने देखा यहाँ पर अंधेरे में चमकता शैल चित्र मिला है। ठीक, अब रायगढ़ हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं राजनांदगांव में वही बोन टीला जो अभी हमने पढ़ा, जो कौन से एरिया का है, कौन से युग का है, उत्तर पाषाण काल का है। उत्तर पाषाण काल का सेम है, बोन टीला स्टोन हैमर है, काराघातक हथौड़ा स्टोन हैमर को कहते हैं, पत्थर से बना हुआ कुल्हाड़ी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, हथौड़ा। ठीक है, फिर थर्ड आता है आपका बालोद। अब बालोद के चितवा डोंगरी, देखिए बालोद में कौन सी जगह है, अर्जुनी और चितवा डोंगरी। तो सबसे फेमस, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला है चितवा डोंगरी, क्योंकि ये अभी अभी मिला हुआ है। ठीक है, तो बालोद के चितवा डोंगरी में रमेंद्रनाथ मिश्र और भगवान सिंह बघेल ने खोज किया है चितवा डोंगरी को। इसमें चितवा डोंगरी में क्या है, 3 गुफाएं हैं। क्या है, चितवा डोंगरी में 3 गुफाएं हैं और इन 3 गुफाओं में 27 शैल चित्र मिले हैं। कितने, 27 शैल चित्र मिले हैं, 27 शैल चित्र मिले हैं, जो क्या है, गेरुआ कलर में है। गेरुआ मतलब क्या होता है, गेरुआ रंग सबको पता है ना। ठीक, अब इसमें क्या मिले हैं आपको, कृषि कार्य करते हुए स्त्री पुरुष मिले हैं, वर्गाकार खेत, ये अभी हमने देखा सेम वर्गाकार खेत, इसमें स्त्री पुरुष खेतों में काम कर रहे हैं। नाविक है, नाव पे सवार होकर जा रहा है, खच्चर पर सवार होकर जाता व्यक्ति दिख रहा है, और चाइनीज ड्रैगन मिला है। ठीक, अब इसको कैसे याद रखेंगे कि चितवा डोंगरी में क्या मिला है। अब देखिए चितवा डोंगरी से याद रखना कि डोंगा में जा रहे हैं ना, नाव को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, डोंगा कहते हैं। तो डोंगा से याद रखना नाविक, नाव है, तो नाव से याद रखना नाविक है। नाव के ऊपर चढ़ने वाला क्या है, कौन है, नाविक है। एक नाव में चढ़ गया, दूसरा किस में चढ़ गया, खच्चर पर चढ़ गया। खच्चर जानते हैं ना सभी, खच्चर पर चढ़ गया। ठीक, और एक समझ लीजिए ड्रैगन पर चढ़ गया। लोग क्या कर रहे हैं, एक खच्चर पर चढ़ गया, एक नाव में चढ़ गया और एक ड्रैगन में चढ़ गया, और इन लोग तीनों सब चढ़ के कहाँ जा रहे हैं, कृषि कार्य करने जा रहे हैं। क्या करने, कृषि कार्य करने जा रहे हैं। नाव में बैठ के, ड्रैगन में बैठ के और खच्चर में बैठ के सब क्या करने जा रहे हैं, खेती किसानी करने जा रहे हैं। कहाँ पर, वर्गाकार खेत में, स्क्वायर शेप खेतों में काम करने जा रहे हैं। तो भाई कृषि, जहाँ पर कृषि आ गया, इंसान खेती किसानी करने लग गया, मतलब क्या आ गया, वो नवपाषाण काल आ गया, नियोलिथिक एज। ठीक है, तो ये 3 जगह से मिला है, रायगढ़, राजनांदगांव, बालोद। रायगढ़ के डिटेल में हम देखेंगे तो कहाँ है, टेरम, उंगना, कर्मागढ़, बसनाझर, भैंसगढ़ी, बेनीपाट, सभी के फोटो मैंने आपको दिखा दिए हैं मैक्सिमम, तो उससे आप लोग याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं महापाषाण काल। महापाषाण काल मतलब क्या होता है, बड़े बड़े पत्थर, मैनहीर्स यूज़ हुए हैं। अभी तक हमने देखा कि छोटे छोटे पत्थर यूज़ होते थे, अभी बड़े बड़े पत्थरों का यानी कि पिलर्स का यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो महापाषाण काल में 2 टाइप के युग हैं, एक है कैल्कोलिथिक ताम्र युग है और दूसरा है लौह युग है। ठीक, तो ये जो कैल्कोलिथिक एज है, कैल्कोलिथिक में धनोरा, दुर्ग, सोरर, चिरहुरी और कबराहट
ये सब क्या है, एक आवास था। क्या था ये? आवास था। ताम्र युग का आवास वाला एरिया था ये। ठीक, फिर आयरन एज, लौह युग। आयरन एज में क्या क्या मिला है, चलिए देखते हैं। देखिए, स्टोन पिलर, स्मारक। ये स्मारक क्या है? वही स्मारक है जैसे मान लो किसी की डेथ हो जाती है तो हम क्या करते हैं, अभी जैसे गांव वगैरह में आप मैक्सिमम उसको देखेंगे तो किसी की डेथ हो जाती है तो उसको दफना देते हैं, और दफनाने के बाद उसको उसमें ऐसे मठ बना देते हैं, है ना। हम लोग क्या बोलते हैं उसको? मठ है बोलते हैं। वाइट कलर में पेंट किए रहते हैं, आप सभी ने देखा होगा, ऐसे अनजान तो नहीं होंगे। तो मठ बना देते हैं। वैसे ही आप अगर अनुसूचित एरिया में जाएंगे, बस्तर एरिया में जाएंगे, तो उन लोग उस ज़माने में भी और अभी भी कहीं कहीं हमको जनजातियों में देखने को मिलता है, जैसे उनकी डेथ होती है तो उसके आसपास उन लोग मेनहीर गड़ा देते हैं, मतलब पत्थरों का बड़ा सा ऐसे टुकड़ा, ऐसे, ताकि याद रहे कि यहाँ पर भी हम अपने पूर्वजों को दफनाए हैं करके। वही हमको देखने को मिलता है कहाँ पर? दुर्ग, रायपुर, सिवनी, और ये तो रीवा खैर एमपी के साइड का है, ये सिवनी भी है ना। तो दुर्ग और रायपुर याद रखना। ठीक, अब बालोद जिला में जब आप जाएंगे, बालोद में जब आएंगे तो बालोद के करका भाठा और करही भदर सबसे इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। करका भाठा कहाँ है? बालोद में। करही भदर कहाँ है? बालोद में। ठीक, ये जो करका भाठा की खोज है वो अरुण कुमार शर्मा ने किया था, और करही भदर को मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित ने किया था। ठीक, यहाँ पर क्या है? पाषाण घेरा मिला है। अब ये पाषाण घेरा क्या है, जानते हैं आप सभी? पाषाण घेरा क्या है? देखिए, पाषाण घेरा क्या होता है, उस ज़माने में क्या होता था कि जैसे कि ये पत्थर है ना, तो पत्थर को ऐसे घेर के वो लोग एक जगह में ऐसे रखते थे इकट्ठा करके, तो ऐसे घेरा मिला है हमको, पाषाण घेरे। पाषाण मतलब पत्थर का घेरा। किसी हो सकता है कुछ चीज़ यहाँ पर वो लोग इम्पोर्टेंट करते होंगे तो घेरा बना के रखे होंगे, है ना। तो ये पाषाण घेरा कहाँ कहाँ से मिला है? बालोद के करका भाठा, करही भदर, चिरचारी, सोरर, अर्जुनी, धनोरा और मुजगहन में। मुजगहन में नहीं मिला है, धनोरा। ठीक है, धनोरा तक। करका भाठा, करही भदर, चिरचारी, सोरर, अर्जुनी, धनोरा, ये सब आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या मिला है? पूरा पाषाण घेरे, ये घेरे मिले हैं। अब ये मुजगहन है, मुजगहन में आपको क्या मिलेगा? केयर्न। देखिए, ये केयर्न क्या होता है कि पाषाण घेरा जब हम बोलते हैं तो एक एक पत्थर का ऐसे घेरा होता है, इसमें एक एक पत्थर है। लेकिन जहाँ पर भी हम केयर्न बोल देते हैं उसमें पत्थरों का समूह ऐसा इकट्ठा, एक के ऊपर एक पत्थर रखा जाता है और उसके घेरे बनाए जाते हैं। ये है क्या है? केयर्न। ये आपको मुजगहन से मिला है। ठीक, इंपॉर्टेंट है करका भाठा, करही भदर, चिरचारी, सोरर। ठीक, और ये धनोरा। ठीक है, अब रायगढ़ के टेंगना और बिलासपुर के मल्हार से, आई होप कल के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको मैप दिखाया था तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कौन कौन सी जगह है। अगर मैं रायगढ़ बोल रही हूँ तो आप इमेजिन कर पा रहे होंगे रायगढ़ कहाँ है, बिलासपुर बोल रही हूँ तो बिलासपुर कहाँ है ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाके देख लीजिए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने उसको ओवरव्यू दिया था कि भाई एक बार मैप में आपको दिखा दूँ ताकि ये जब हम आगे डिटेल पढ़ें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो रायगढ़ के अंदर में ही है कौन सा? टेंगना। बिलासपुर में है मल्हार। ये क्या है? महापाषाण सभ्यता युगीन है। एविडेंसेस, महापाषाण, बड़े बड़े पत्थर, ये बड़े बड़े पत्थर वाले जो एरिया हैं ये कहाँ से मिले हमको? रायगढ़ के टेंगना, और टेंगना मछली से याद रखना, टेंगना, और बिलासपुर के मल्हार से। ठीक, ये क्या है? महापाषाण सभ्यता है। क्या है? महापाषाण सभ्यता। ठीक है, चलिए तो यहीं पर हमारा फिनिश हो गया। कौन सा? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल से हम अब आगे बढ़ेंगे ऐतिहासिक काल में, है ना। ऐतिहासिक काल हम फर्स्ट लेक्चर में डील कर चुके हैं, एक ओवरव्यू देते हैं। तो ऐतिहासिक काल में हमको कहाँ से पता चलता है छत्तीसगढ़ के बारे में? एक वैदिक काल के बारे में, वैदिक काल से दूसरा रामायण काल और तीसरा महाभारत काल। आगे और भी पढ़ेंगे, आज हम लोग इतना ही देखते हैं कि वैदिक काल में, देखिए वैदिक काल में क्या था? छत्तीसगढ़ का कोई भी प्रमाणिक एविडेंस नहीं था, है ना, ऑथेंटिक एविडेंस नहीं था वैदिक काल में। और ऋग वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं मिलता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है सेवरल टाइम, सीजी व्यापम, CGPSC में आया गया है कि कौन से काल में छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं मिलता है। किसमें? ऋग वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे सब लोग। ठीक, फिर हम चलते हैं उत्तर वैदिक काल में। तो बस्तर को क्या बोला गया है? दक्षिण दिक बोला गया है। वेदों में क्या बोला गया है? बस्तर को दक्षिण दिक बोला गया है। कौशिकी उपनिषद में दक्षिण कौशल का सर्वप्रथम उल्लेख मिला है। रामायण काल में सभी को पता है, कल के लेक्चर को देखे होंगे, छत्तीसगढ़ को बोला जाता था दक्षिण कौशल और बस्तर को कहते थे दंडकारण्य। क्या कहते थे? दंडकारण्य। बस्तर को कहते थे दंडकारण्य। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको ये अभी वीडियो में दिया है।
ठीक है। छत्तीसगढ़ को कहते थे दक्षिण कोशल, बस्तर को कहते थे दंडकारण्य। महाभारत काल में हम आगे बढ़ते हैं तो छत्तीसगढ़ का नाम था प्राक कौशल और बस्तर का नाम था कांतार। सभा पर्व में, किसमें, महाभारत के सभा पर्व में छत्तीसगढ़ को कोसल बोला गया है। ठीक। वन पर्व में महाभारत काल में गुंजी को ऋषभ तीर्थ के नाम से बताया गया है। ये कौन बोलते हैं, पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने ऐसा कहा है। पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने क्या कहा है कि भाई गुंजी है। देखो उस जमाने में महाभारत में वन पर्व में किसका उल्लेख है, ऋषभ तीर्थ का, वो है गुंजी। ठीक, ये पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने बोला है। फिर अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट शहरों के नाम हैं, ये एग्ज़ाम में आता है, ये आपको लर्न कर लेना चाहिए। तो प्राचीन नाम है, रतनपुर का प्राचीन नाम है। ये सब महाभारत काल के समय यूज़ हुआ था, है ना, महाभारत काल के समय ही ये सब यूज़ हुआ था, इसलिए इम्पोर्टेंट है, लर्न कर लीजिए। रतनपुर का पुराना नाम क्या था, प्राचीन नाम मणिपुर रत्नावलीपुर। आरंग का क्या नाम था, भांडेर। सिरपुर का था चित्रांगदपुर। गुंजी अभी हमने पढ़ा, गुंजी दमाउदरहा को ऋषभ तीर्थ कहा जाता था। और खल्लारी को कहते थे खल्लवाटिका। खल्ल से याद रखना, खल्ल है, खल्लवाटिका खल्लारी, खल्लवाटिका खल्लारी। ठीक है, चलिए आज का वीडियो हम इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। आज का वीडियो तो इंटरेस्टिंग आपको नहीं लगा होगा, आई होप क्योंकि किसी को भी हिस्ट्री पसंद नहीं आता है, ये उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, लेकिन आगे चल के हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। आगे जो भी हम डील करेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, बुद्ध वाला जैनिज़्म। और हम जब मेन हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, सातवाहन गुप्त, ये तो खैर बुद्धिज़्म जैनिज़्म महाजनपद, उसके बाद सातवाहन गुप्त मौर्य, ये लोग हम अब आगे बढ़ते चलेंगे। मेन अब हिस्ट्री जो है वो ये तो ऐसा ही था। इसमें ये अभी जो है प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ये सब में सिर्फ जगहों के नाम आते हैं, है ना, कि ये जगह कौन सी है, नवपाषाण काल युगीन जगह कौन सी है, पाषाण युगीन कौन सी है, ऐसा करके क्वेश्चन आता है। तो ये जगह का नाम, प्लेसेस का नाम याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है, तो उसको आप लर्न कर लीजिएगा। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो इंटरेस्टिंग होगा, बुद्धिज़्म जैनिज़्म का थोड़ा सा शॉर्ट ओवरव्यू होगा, फिर हम डिटेल सातवाहन गुप्त मौर्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, आई होप अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मोटिवेट करते रहें। थैंक यू।